हमको स्टैंडर्डाइजेशन के साथ साथ हम उसको कैसे प्रॉपरली अप्लाई करते हैं, है ना। तो जनरली एक सिंपल सा एक फिनोमिना है इस टेक्नोलॉजी के पीछे कि हमारी जो भी वर्किंग इंडस्ट्रीज होती है वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑन द वर्क और उसको इट विल बी डिलीवर्ड एट अ टाइम, जिसके कारण क्या होता है उसकी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो प्रॉपरली आपकी इम्प्रूव होती है। तो हम मेन जो मेजर जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि टू इम्प्रूव अवर क्वालिटी ऑफ वर्क एंड टू इम्प्रूव अवर एफिशिएंसी एट पर्टिकुलर टाइम, यानी मतलब आपका जो भी टाइम है उसको प्रॉपर एक यूटिलाइजेशन हो, है ना, और साथ में हमारा प्रोडक्टिविटी हर समय इम्प्रूव रहे। तो यहाँ पर बेसिक्स जो है, जो बेसिक है जो 5S टेक्नोलॉजी का, इट विल कम्स फ्रॉम द कि हाउ द वर्क विल बी स्टैंडर्डाइज, हम कैसे वर्क को स्टैंडर्डाइज करें उसको एक प्रॉपर शाइन मेथड में, यानी कि मतलब वो एक प्रॉपर इम्प्रूव फॉर्म में हर समय हमारे साथ में हम उसको अप्लाई करें किसी भी चीज के ऊपर, ठीक है ना। साथ में जब भी हम किसी भी मेथड्स को हम स्टैंडर्डाइज करते हैं तो उससे रिलेटेड जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल अगर हम लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग ही कर रहे हैं तो लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आपका पर्टिकुलर जो स्टैंडर्ड स्टेप्स होती हैं, जो प्रोसीजर्स होता है, जो उसका राइट अप्रोच होता है, उसको हम प्रॉपरली फॉर्मेटेड करते हैं, है ना। उसको एक प्रॉपरली हम सिक्वेंशियल वाइज क्या हमको ऑपरेशंस पहले करना है, या आपका प्रिंसिपल पार्ट को कैसे हम जो हमारा वेल्डमेंट है या फिर जिसको भी हम चेक कर रहे हैं तो उसको हम फॉर द टेस्टिंग विद इन मिनिमम टाइम हम कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका पहले फंडामेंटल्स देखते हैं कि फंडामेंटल्स में क्या है। साथ में जितनी भी क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस हुई है, ये जो प्रोसेस है ये पर्टिकुलर आपके एक तो जापानीज टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है ना। इनके ऊपर जो भी आपके जो भी प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग जो आपका रिजल्ट्स जो आपके इम्प्रूवमेंट्स आए हैं वो पर्टिकुलर आपको एज पर द डिफरेंट आइडियाज जो बाहर जो वर्क हुआ है और उनसे रिलेटेड जो आपके जहाँ पर भी आपका कोई प्रॉपर रिजल्ट मिला है, चाहे वो वर्क वो आपका पर्टिकुलर कोई प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में हो या फिर आपका कोई पर्टिकुलर यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंटेशन ही हो रहा है फॉर एग्जांपल, है ना, या फिर आपका पर्टिकुलर ऐसे इंडस्ट्रीज में जहाँ पर यानी कि मतलब रॉ प्रोडक्ट जो है वो आपका खुद मैन पावर ही है फॉर एग्जांपल, तो उनके ऊपर भी हम लोगों ने पर्टिकुलर इस टेक्निक्स को अप्लाई करके अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म में और एक सेफ्टी फीचर्स को ऐड करते हुए अपनी हायर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया था ना। तो इसके पीछे जो आइडिया है वो हमारा क्या है कि हमको क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, सेफ्टी को रखना है, साथ में प्रोडक्टिविटी हर समय हमारी हायर अचीव करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारा जो मैसिव पार्ट होता है वो होता है वर्कर्स हमारे, कि वर्कर्स को प्रॉपरली हमको एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना है, इसका वर्किंग एनवायरनमेंट हर समय एक प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। ये अपने फंडामेंटल्स होते हैं जो उसके इस टेक्नोलॉजी के पीछे जो पर्टिकुलर आपके डील्स करते हैं। इसमें जो है अगर हम लोग देखें तो जो 5S है, जो एस का जो स्टैंड कर रहा है, ये पर्टिकुलर आपकी जो नेमिंग्स आई है ये आपकी जापानीज वर्ड्स के थ्रू आई है, जिसमें हमने एक प्रॉपर यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जब हम वर्क कर रहे हैं तो उसको एक स्ट्रक्चरल बेस में कैसा वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में हम उसके खिरैचे बनाते हैं कि आपका पर्टिकुलर कोई भी वर्क जब डिस्ट्रीब्यूट हो तो फॉर एग्जांपल हायर टू लेकर लोअर जो उसका जो कम्युनिकेशन जो पैनल होता है वो एक प्रॉपर होना चाहिए। साथ में आपकी इंडस्ट्रीज जो भी वर्क कर रही है उसकी जो मेथड्स होती है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। जहां भी वर्क कर रहे हैं वो आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है बहुत क्लीन होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारे 5 जो एस है, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि सैरी, सीथॉन, सीसो, सिकेस्तु एंड सीसुके, है ना। ये जो वर्ड्स है ये जनरली आपके ये स्टैंड करते हैं 5S मेथड्स में, और इन पर्टिकुलर ईच एंड एवरी वर्ड्स आपके जो इंडिविजुअल वर्ड्स होते हैं इनका कुछ ना कुछ मीन्स होता है।
ठीक है ना। जैसे कि हम लोग यूज करते हैं, तो इसकी जो एग्जिस्टेंस में जब आया था ये, तो जो आपके जो जिन्हें इनका इस अप्रोच को यूज किया था, जापानीज साइंटिस्ट है जिनका नाम था हिरोयुकी हिरानो, इनने इस चीज को अडॉप्ट किया और इसमें इनने क्या किया कि पर्टिकुलर एक अप्रोच लगाई कि हाउ द पॉसिबल स्टेप, यानी मतलब जो भी आपको एक वर्क को इजी करने में हेल्प करते हैं, तो उसके ऊपर इसने पर्टिकुलर अपना पूरा शो किया था, है ना। यहाँ पर इन्हें जो भी इनके जो पुअर एरियाज थे, जो भी आपका जो था अनकल्चर्ड जो वर्क था, उस चीज को एक कल्चर्ड उसमें वो किया। आपके जो भी की डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके ऊपर उनने देखा, है ना, जो भी डिसऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, तो उस चीज के ऊपर इनने स्टडीज की। उसमें जो भी आपके प्रोबेबली मोस्ट कॉसेज होते हैं, जब आप कोई डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो आपको पहले चीज तो ये देखना है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर मान लीजिए कोई डिसऑर्डर उसमें, तो उसका सबसे मेन जो होता है वो पर्टिकुलर होता है उसके डॉक्यूमेंटेशन वर्क के ऊपर। क्योंकि मैक्सिमम जो होती है, जो भी रिपोर्ट्स आपकी जो ट्रांसफर होती है, फॉर एग्जांपल यू हैव टू गिवन एन इंस्ट्रक्शंस टू योर, किसी वर्कर को आपने इंस्ट्रक्शन दिया, और अगर वो उस करने में अगर वो 5 मिनट के काम में अगर 10 से 15 मिनट लगा रहा, तो मतलब ये है कि इट विल बी नॉट प्रिपेयर, मतलब वो रेडी नहीं है उस चीज के लिए, प्रिपेयर नहीं है। जहां पर आपका कम समय लगना चाहिए, जो भी आपके की डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसके एग्जिस्टेंस में उसके साथ में होना चाहिए, वो चीज उसके पास नहीं है। ठीक है ना। साथ में हम जब भी कोई भी नया वर्क को जब करते थे, पुराने अपने जो भी होते स्टैंडर्डाइज जो फॉर्म में अपन ने जो भी काम किया है, तो उसके पूरे पुराने डाटा को पहले चेक करेंगे। ठीक है ना, उससे रिलेटेड वर्क। दूसरी बात है, वर्क की कंसिस्टेंसी अपनी हर समय होना चाहिए। डेडलाइंस जो होती है, डेडलाइंस को आपको अगर अचीव करना है आपके, तो कोशिश करिए कि जो भी वर्किंग एनवायरनमेंट हो प्रॉपरली एक मैनर में हो, है ना। साथ में यहाँ पर कोई भी जो टास्क होता है उसको विद इन टाइम, लास्ट मिनट से करने की कोशिश ना करें उसको, विद इन टाइम यानी कि मतलब टाइम से पहले भी। और जो भी आपका रिजल्ट है, उस रिजल्ट को आप एक प्रॉपर रिजल्ट तक ले जाने की कोशिश करें। अगर हो सकता है कि रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो की तरफ कोशिश रहना चाहिए हर समय। ठीक है ना। तो कभी वर्क में स्ट्रेस लेके वर्क नहीं होना चाहिए। साथ में वर्क का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी जरूरी है। ठीक है। अब एसेंशियल क्या है, आपकी पर्टिकुलर प्रोसेस होती है, जो भी आप वर्क एनवायरनमेंट में होता है, तो जो प्रोसेस है, साथ में आपका एज पर द चेंजेस जो भी बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, या फिर आपका पर्टिकुलर कोई भी चीज अगर मान लीजिए आपकी चेंज होती है, तो आपको प्रॉपरली उसका एक रिलेट रखना है हर समय, आपको हर समय प्रमोट करना है। ठीक है ना। हर चीज को बढ़ावा देना है। साथ में आपका जो भी अगर वर्क होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क होता है, तो उसको आपको पर्टिकुलर आपको जो भी इससे रिलेटेड जो एम्प्लॉयज है उनको बूस्ट करते रहना, उनका मोरल को बूस्ट करते रहना है। ठीक है। साथ में एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये बोलती है कि कोई भी वर्क को रिपीटेशंस की तरफ ना वर्क करें, है ना। बार बार वही वही चीज है, या फिर बार बार वही वही सेम टाइम की मिस्टेक्स को हम उस पर वो ना करें। तो हम हर समय पीपल्स को मोटिवेट करें। ठीक है। मोटिवेट करें, उनको इन्फ्लुएंस करें कि वो दूसरे से, कोई अगर मान लीजिए कोई चक्कर अचीवर है, तो उसकी तरफ उसको इन्फ्लुएंस करें कि भाई अदर्स को आप देखें। ठीक है। और उससे हर समय एक प्रॉपर डे यानी मतलब कम्युनिकेशन होना ही चाहिए, चाहे वो आपके एक लोअर्स लेवल्स पे हो, चाहे वो आपका एक सुपरविजन लेवल्स पे हो, चाहे वो आपका एक डाटा मैंडेट जो है, नहीं मतलब आपको उसमें प्रोसेस में वर्क कर रहा है, चाहे वो पेपर वर्क से रिलेटेड हो, चाहे आपका फाइल जो ऑपरेशंस वर्क से हो, आपको मीट एक बार जरूर होना चाहिए। ठीक है। अब हमने 5 एस को क्यों चुना, क्योंकि हमको क्या करना है, सबसे पहले तो है कि एक ऑर्गेनाइज वर्क चाहिए, एक स्पेस ऐसा चाहिए कि जहां पर अपनी इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस हर समय रहे। साथ में हम मेंटेन करते हैं, कोशिश ये रहती है कि हमारा हर समय एक नए ऑर्डर में, अगर हम पर्टिकुलर एक ही वर्किंग एरिया पे बार बार जाएं, तो हम बोर हो जाते हैं। वी डज नॉट डू अवर वर्क विद इन फुल एफिशिएंसी, क्योंकि क्या होता है कि वही वही चीज देख देख के, तो शायद उस
वर्किंग एरिया को प्रॉपरली मेंटेन करते हुए उसको एक प्रॉपर न्यू ऑर्डर में उसको हम प्रेफर करें, है ना। साथ में हर समय वर्किंग प्लेस में कुछ नया सा होना चाहिए। आपके आइटम्स को आपको पर्टिकुलर एक प्रॉपर उसमें शॉर्टिंग करके रखें, उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में सेट करें, ठीक है। आपको वर्क कोई भी चीज जैसी होती है कि जो बहुत ऑब्सोल्यूट टाइप की हो गई, तो उसको आपको हटा के उसकी जगह पे कुछ नया कुछ लेके आना है। यानी मतलब वर्किंग एरिया को हर समय आपको शाइन रखना है, क्योंकि वर्किंग मेथड्स को हर समय स्टैंडर्डाइज करना है। और जब आप उसको स्टैंडर्डाइज करते तो उसको जो रिजल्ट्स होते हैं उसको हर समय सस्टेन भी करते हुए चलना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 5S का जो मेन जो स्टेप्स ऑफ सक्सेस होती है वो पर्टिकुलर इसी सब चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। एज सिमिलर एज 5S की जो टेक्नोलॉजी है वही हम सिक्स सिग्मा में भी मेंटेन करते हैं, है ना। सिक्स सिग्मा में भी हमारे पास जितने भी आपके पर्टिकुलर जो भी हेल्पफुल टूल्स होते हैं उससे हम प्रॉपरली इम्प्रूव करते चलेंगे हर समय, है ना। यहाँ पर हर एक वर्ड का मैंने बताया था कि आपको एक पर्टिकुलर मीन्स है ना। तो जैसे कि सैरी यूज कर रहे हो तो सैरी का क्या यूज है, सैरी इज टू शॉर्ट करना किसी चीज को और टाइटनेस रखना है ना। कि हम जब भी वर्क को देखते हैं कि बहुत सारी चीजें अगर उसमें अगर इनबिल्ट हो रही हैं और आपका रिजल्ट अगर मान लीजिए उस कारण नहीं आ रहा, आप पेपरों में उलझ रहे हैं, तो कोशिश करिए कि हम उसको एक प्रॉपर वे में सिंथेसाइज करें, जिससे कि हमारा आगे का जो रिजल्ट्स है वो एक प्रॉपर आए, है ना। साथ में अगर हमने कोई भी चीज जो लगने वाली चीज है उसको एक सेटिंग ऑर्डर में रखा है, ऑर्डरलेस, यानी मतलब एक ऑर्डर में अगर वो चीज अगर हो रही है स्टेप बाय स्टेप, तो वो जल्दी कंप्लीट होगी। तो इसलिए वी हैव टू सेट इन अ प्रॉपर मैनर, चीज को सेट करना जरूरी है। इफ यू आर डूइंग, अगर जैसे कि आप लोग एलपीटी कर रहे हैं, लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट कर रहे हैं, तो जनरली आपको पता है कि भाई आपके पास पीसीडी मतलब पेनिट्रेशन क्लीनर एंड आपका जो डेवलपर है वो आपको पर्टिकुलर यूज होना है। अब अगर हम उसको यूज कर रहे हैं तो एक प्रॉपर आपका सिक्वल ऑफ ऑपरेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट यू हैव टू क्लीन द सर्फेसेस, देन वी हैव टू अप्लाई द पेनिट्रेंट, पेनिट्रेंट को आप पर्टिकुलर सोकिंग टाइम देंगे। अब सोकिंग टाइम देंगे तो उससे लेके आपका पर्टिकुलर क्लीनिंग के लिए बीच में कितना समय रखना है, ठीक है, सेट इन ऑर्डर। और उसके बाद क्लीनर जो है आपका जब अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बाद उसको पर्टिकुलर डेवलपर के बीच में उसका कितना टाइम रखना है, ठीक है। और डेवलपर को जब अप्लाई करते तो उसके बाद उसको जो सोकिंग टाइम है, जिससे कि आपका पर्टिकुलर जो भी है, तो ये सब चीजें जो है प्रॉपरली एक डॉक्यूमेंटेड प्रॉपरली मेंटेन करके रखे। साथ में आपके जो एसेंशियल जो इक्विपमेंट्स लग रहे हैं उससे रिलेटेड, अगर आपको क्लीनिंग के लिए क्लॉथ लग रहा है तो क्लीन क्लॉथ, ये सब चीजें, और आपके अप्रोच में जिससे कि आपको ज्यादा समय ना उसके ऊपर उसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है। दूसरी बात, हम जहां पर भी वर्क करते हैं आप कोशिश करिए कि आपके मैक्सिमम 4 चीज ना हो आपके हाथ के आसपास, मतलब जो भी चीज हो वो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, है ना। अगर वो चीज अगर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है तो आपको इजी होगा करना, ठीक है। साथ में हम अपने वर्क स्पेस को हर समय क्लीन करना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए अगर टेस्टिंग हो भी गई है, अगर आप अपने वर्क को भी देखें, तो जैसे कि मैंने एलपीटी का इसलिए लिया क्योंकि एक्सपीटी में ये होता है कि आप जब कभी लिक्विड पेनिट्रेशन को यूज करते हैं तो आफ्टर योर टेस्ट हम उसको क्लीन करना भूल जाते हैं। क्लीनिंग बहुत जरूरी है क्योंकि वी डोंट, हम ऐसे वर्क को ऐसे लीव नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है इन आफ्टर दैट देयर विल बी, अगर नीड है कि अगर हम उसको पोस्ट वैल्यू ट्रीटमेंट कर रहे हैं, साथ में उसके ऊपर फिर अगर हमारी पेंटिंग्स है या फिर जो भी कुछ होना है, तो वो चीज के लिए वो सरफेस बिल्कुल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। साथ में मेथड को स्टैंडर्डाइज करते चलेंगे और एक प्रॉपर डिसिप्लिन में बनाते हुए चलेंगे, तो ये आपके पर्टिकुलर ये जो 5S है ये हमारे को पर्टिकुलर यूज करना ही है।
है ना। तो जो जितनी भी अभी जो इंडस्ट्रीज हैं, जितनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, वो इन्हीं सब चीजों के ऊपर पर्टिकुलर वर्क कर रही है, प्रॉपर डिसिप्लिन बना रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर शायरी जो होता है उसको शॉर्टिंग्स के लिए यूज करते हैं, एंड इट विल बी द बेसिक पर्पस इज टू एंश्योर दैट एवरीथिंग लेफ्ट इन द वर्क प्लेस इज रिलेटेड टू वर्क। हमको कोई भी काम जो भी कर रहे हैं वो उसके वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, है ना। शॉर्ट करना है तो हमको पहले सबसे पहले अनकल्चर्ड जो भी आपके हैं, जो भी हमारे क्लैटर्स है, उसको अननेसेसरी क्लैटर्स को रिमूव करना है। टूल्स और मटेरियल्स जो भी उसमें अगर यूजफुल है तो हमको उसको स्टोर करके रखना है, ठीक है। साथ में जब हम शॉर्टिंग करते हैं तो हर समय एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ चीज ऐसी होती है जो आपको साल में एक बार साफ करना पड़ेगा, कुछ चीज ऐसी होगी जो आपको हर समय एवरी टाइम यू हैव टू, एक उसकी फ्रिक्वेंसी होती है कि वंस पर ईयर, वंस पर मंथ या वंस पर डे। तो जो भी आपकी हाई प्रायोरिटी की चीज होती है, जैसे कि मान लीजिए इसको आपको रेगुलर यूज करना है तो उसको आप हर दिन देखिए, है ना, एक बार जरूर देखिए। जो चीज आपकी महीने में एक आध दो बार अगर कभी यूज होना है तो उसको, या वीक में, या फिर तो वो एवरेज प्रायोरिटी पे रखिए उसको। और अगर कोई चीज अगर आपकी ईयर वाइज रेगुलर अगर यूज हो रही है तो उसको आपको ईयर ईयर यूज हो रही है तो उसको लो प्रायोरिटी पे रखिए, ठीक है ना। तो ये हम पर्टिकुलर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम, होता है कई बार कि अपनी चीजों को, आसपास चीजों को ध्यान नहीं देते हैं, और उससे क्या होता है कि आपका वर्किंग जो होता है वो कल्चर डिस्टर्ब होता है, ठीक है ना। ऐसे सिथॉन का होता है सेट इन ऑर्डर, हमको जो भी वेस्टेज उसको एलिमिनेट करना है ना। टाइम जो वेस्टेज करती है जो चीजें उसको हमको एलिमिनेट करना है और एक प्रॉपर टास्क को प्रोसेस करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होता है सीसो, मतलब साइन एंड क्लीननेस तो जरूरी ही है, ठीक है, क्लीननेस प्रोवाइड करते ही हैं। तो जब भी आप न्यू, जब आप फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो अगर बीट डाल रहे हैं अगर हम, तो बीट में अगर पर्टिकुलर आपके नंबर ऑफ पासेस जो है 4 to 5 पासेस अगर लग रहे हैं, तो अगर जैसे आपका फर्स्ट पासेस के बाद अगर आप जो इंटर रन जो दे रहे हैं सेकंड वाला, तो यू हैव टू नो कि हमको भाई उसके बाद हमको उसको प्रॉपरली क्लीनिंग करना, उसकी चिपिंग करनी है ना, उसमें स्लैग फॉर्मेशंस जो है उसको देखना है पहले, है ना। और जो भी आपके डिफेक्ट्स दिख रहे हैं उसको पहले प्रॉपरली वर्कआउट करना, फिर उसके बाद ही नेक्स्ट जो है आपका लगेगा। उसके बाद मेथड्स को हर समय स्टैंडर्डाइज करके रखिए, है ना। क्योंकि क्या होता है रॉन्ग प्रैक्टिसेस अगर हमने करना स्टार्ट कर दी टाइम को अगर बचाने के चक्कर में, तो आगे चल के हमको वही डिफेक्ट्स के उसमें मिलते हैं। हमारे डिफेक्ट्स जो होते हैं वो जनरली पर्टिकुलर कुछ इन्हीं कारणों के कारण चालू होते हैं। तो सिंप्लीफाई द वे ऑफ मेंटेनिंग क्लीननेस हमारा सबसे पहला स्टैंडर्ड स्टेप होता है ना। दूसरी बात, हम प्रोसेस को प्रॉपरली डेवलप करेंगे, उनको शेड्यूल करेंगे, उनको प्रैक्टिस करेंगे और कंटिन्यूअसली एसेस करते हैं, है ना, अपने वर्क की तरफ, है ना। जो भी आपका आइटम्स अनयूज्ड है तो उसको पूरा प्रॉपरली डिस्पोज करना है, ठीक है। साथ में जो भी आपके एम्प्लॉइज सेम टाइम्स ऑफ वर्क कर रहे हैं तो उनके बीच बीच में एक हर्डल्स मीटिंग्स भी लीजिए, को बीच बीच में जाके चेक भी करिए। हो सकता है कि प्रैक्टिसेस कुछ लोग तो सिमिलर कर रहे हैं पर कुछ लोग बड़ा डिफिकल्ट करते हैं, रिमोट लोकेशंस पे अगर रहते हैं जो आपके अप्रोच से बाहर होते हैं तो वो गलत भी करते हैं। दूसरी बात, हमको एक प्रॉपर डिसिप्लिन को हर समय मेंटेन करना है, ठीक है ना, जिससे कि हमारा वर्क जो हो वो प्रॉपरली होता चला जाए, ठीक है। तो कभी भी कोई भी प्रैक्टिस है जो भी 5S के थ्रू अगर ऑब्जर्व या फिर जो हो रही है तो उसमें आपके पर्टिकुलर ये जो आपके मेथड्स होती हैं यही आपको इस चीज को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। जैसे कि एक एक्टिविटी इसमें देख रहे हैं आप, ऐसे एक नंबर गेम दिया हुआ है इसमें अनमैनर्ड कुछ भी है, तो कोई भी चीज हमको अगर एक मैनरफुल वे में होगी तो हम उसको इजीली रीड कर सकते हैं, अनमैनर्ड फॉर्म में हम उसको ग्रुपिंग करके अगर कॉमन अगर उसको कर सके तो
आपके डिलाइटर्स हैं वो बार बार रैंडमली क्यों आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए नंबर्स को 1 to 49 एक प्रॉपर्टी हमको इजी रहेगा कि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर वही चीज अगर अनमैनर्ड है अनकल्चर्ड फॉर्म में तो हमको उसको ढूंढने में, जैसे फॉर एग्जांपल एक नट बोल्ट जहाँ पर आपकी असेंबली हो रही है, जहाँ पर नट बोल्ट का प्रॉपर यूज हो रहा है, तो अलग अलग साइजिंग के बोल्ट्स होते हैं। तो जो वर्कर उसको असेंबल कर रहा है, जो चीज को यूज कर रहा है, अगर मान लीजिए पूरी मैशअप करके रख देंगे तो उसके लिए ढूंढने में टाइम लगेगा, इससे आपका वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। और अगर ये चीज अगर आपके प्रॉपर साइजिंग के हिसाब से अलग अलग बॉक्सेस में होंगे, इट विल बी इजी, आपके लिए वो इजी हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर एडवांटेजेस है अपने की इंक्रीज स्पेस हो जाएगा, आपका मशीन का जो मेंटेनेंस है वो कम रहेगा। ठीक है, प्रोडक्टिविटी हाई रहेगी, स्मूथ वर्किंग रहेगा, टाइम की सेविंग्स होती है इसमें। साथ में जो एक्सीडेंटल्स और जो मिस्टेक्स होते हैं उसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है ना। मेन जो एडवांटेजेस है हाईवेज के वो ये होते हैं। ठीक है, रिजल्ट आपका इजिली आएगा, है ना। क्लीन एंड टाइडी प्लेस, है ना, जो कि आपके एक मोटिवेशंस को भी बढ़ाती है। अगर आप कहीं अच्छी जगह काम करने जा रहे हैं, अच्छे साफ एनवायरमेंट बैठ रहे तो आपको काम करने में मन लगेगा। ठीक है, साथ में आपकी एक इमेज को इम्प्रूव करता है, कंपनी की इमेज को। ठीक है ना। तो ये आपका पर्टिकुलर एक कहने मतलब 5S के ऊपर, है ना। ये देखिए यहाँ पर कुछ एक डायग्राम्स भी आपको उसमें कुछ शो किए गए, एक अनकल्चर्ड ऑफिस और एक कल्चर्ड वे में ऑफिस है। जैसे कि देखिए ये बिफोर बहुत ही फैला हुआ, कहीं भी पेपर पढ़े, अब यहाँ पे बैठ के कोई काम करेगा तो ढूंढने में टाइम लगेगा। और अगर ये कल्चर्ड फॉर्म में है, अगर कुछ ऐसा कुछ है उसका लुक, तो शायद हो सकता है कि आपके रिजल्ट्स भी प्रॉपरली पॉइंटेड रहेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर जनरली होता है की रूम्स भी होते हैं आपके पर्टिकुलर, या फिर जहाँ पर भी आपके टूल्स रूम्स होते हैं, तो वो चीज में अगर प्रॉपरली एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं तो आप लोग को ही इजी होता है, आपको टास्क करने में इजी हो जाता है। ठीक है ना। एक मेथड जो जनरली हम लोग कंपनी में जनरली देखेंगे, सिक्स सिग्मा जो कल्चर है ना, ये पर्टिकुलर ये क्या है कि स्टैंडर्डाइज फॉर्म में ही हमको हेल्प होती है ना। कोई भी वर्क को जो है हमको एक प्रॉपर फॉर्म में क्रिएट करना है, तो हम सिक्स सिग्मा मेथड्स को यूज करते हैं। इसका जो मेन जो आपकी मेथड्स है, हमको कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करना है ना, और अपनी प्रॉफिट को बढ़ाना है। ठीक है, और उस चीज को करने के लिए हमारे पास कम से कम कोशिश ये होना चाहिए कि आपका जो ऑपरेशन हो रहे हैं, या फिर जो भी क्वालिटीज को आपको है उसको पर्टिकुलर टाइम पे अपने को इम्प्रूव करना है। ठीक है ना। सिक्स सिग्मा जो जो मैथोलॉजी है पर्टिकुलर, इसमें आपका एक मेन जो फॉर्मूला है वो होता है DMAIC, DMAIC। मतलब किसी भी चीज को हम शॉर्ट करते तो पहले उसको डिफाइन करें, उसको मेजर करें, उसी चीज को हम एनालाइज करें प्रॉपर टाइम पे। कोई भी अगर मान लीजिए कोई चीज अगर आ रही है, उसको प्रॉपरली एक स्टेप बाय स्टेप उसको एनालाइज करें, और साथ में उसको इम्प्रूव करते हुए, है ना, उसको एक प्रॉपर मेथड को इम्प्रूव करते हुए, और बाय द कंट्रोलिंग फीचर्स आपके पास अलग अलग तरह के, जैसे कि मैंने उस दिन बताया था कि आपके चार्ट्स होते हैं, है ना। तो उन चार्टिंग्स को यूज करते हुए, जैसे फॉर एग्जांपल आप पैरेटो चार्ट्स यूज कर रहे हैं, कंट्रोल चार्ट्स यूज कर रहे हैं, है ना, स्टैटिकल्स में, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का उसका यूज कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर
किसी भी चीज की डिफेक्ट्स या कॉसेस को प्रॉपरली अगर आप टाइम पर एनालाइज कर लें तो हो सकता है कि उसकी जो इफेक्टिंग्स आ रहे हैं उसको हम कम कर सकते हैं। तो हम लोग क्या होता है कि पर्टिकुलर जैसे कि अगर वेल्डिंग में भी देखते हैं तो WPS से ही हम लोग अगर प्रॉपरली अगर रीड कर रहे हैं तो प्रॉपरली एनालाइज कर रहे हैं तो हम हो सकता है कि प्रॉपरली सुपरवाइज करके जो वेल्डर्स हैं उनको जो भी डिफेक्ट्स होते हैं उसको हम एक प्रॉपर टाइम पे रोक सकते हैं। ठीक है ना। ये हमारा सिक्स सिग्मा का जनरली प्रोसेस होता है ना। कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हम एक स्टैटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं, उसको विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिक्स हम उसको प्रॉपरली एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि उसमें कौन कौन सी चीज आपकी पर्टिकुलर हो रही है। ठीक है, इसका एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। पहले हम बाय स्टैटिकल इसको सॉल्व करेंगे, फिर देन उसको प्रैक्टिकली उस चीज के ऊपर फिर हम कुछ कंट्रोल प्लान्स भी बनाते हैं। तो यहाँ पर आपके फ्लो डायग्राम्स जो होते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम दैट इम्पैक्ट्स द ओवरऑल परफॉर्मेंस। आपका जो भी कुछ है, जो भी डिफेक्ट्स आ रहे हैं तो उसको पहले आपको पहले अंडरस्टैंड करना है। आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम्स को कि उसके मेजर एरियाज कौन कौन से हैं, क्यों आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वेल्डिंग में ही अगर आपका अगर अंडरकट्स आ रहे हैं बार बार, अंडरकट्स आने का मेन कारण क्या है। हो सकता है द रूट कॉजेज विल बी यू हैव टू यूज द स्मॉल या फिर स्मॉल साइज ऑफ डायमीटर ऑफ योर इलेक्ट्रोड, जिसके कारण ये चीज हो रही है। ठीक है ना। साथ में हमको फाइंड आउट करना है हर समय कोई भी अगर रिजल्ट्स जो भी होते हैं वो आपके कोई पर्टिकुलर अगर पुराने कोई अगर पुराने से रिलेटेड अगर कोई चीज अगर आपका वर्क है तो उसका आप रेफरेंस जरूर लें, रेफरल जरूर करें। तो हम यहाँ पे रेफरेंस के लिए पुराने स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स को भी यूज करते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को भी यूज करते हैं, कुछ टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा मेन जो काम है वो है फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन। आपके प्रॉब्लम को पहले डिफाइन करना ही है आपको। ठीक है ना। हम उस चीज को डिफाइन करेंगे, उस चीज को हम डिफाइन करने के बाद उसको मेजर करते हैं कि उसमें कौन कौन से एरियाज में प्रॉब्लम है, फिर कॉसेस को हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, एज पर यूर कस्टमर जो भी आपके हैं उन क्लाइंट से भी आप डील करते रहिए। उस चीज के ऊपर जो भी आप इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं उसको आप इम्प्रूव करिए। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू कंट्रोल द इफेक्ट्स, जो भी आपके इफेक्ट्स उस पर हो रहे हैं तो कंट्रोल करते हुए फाइनली हम उसको करें, है ना। ये देखिए सिक्स सिग्मा का जो मेन स्ट्रेटेजी होती है हमारी, कोई भी चीज हमको एक विजन अपना पूरा क्लियर रखना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक बेंचमार्क प्रोवाइड करना है। अपनी जो बिजनेस स्ट्रेटजीज है उसको हर समय प्लान करके और उस चीज के ऊपर एक प्रॉपर जो गोल होता है उस चीज को अचीव करना है। जो भी कंपनी सिक्स सिग्मा या फिर 5S जो टेक्नोलॉजीज को यूज करती हैं तो वो कोशिश ये करती हैं कि हाँ उनकी चीजें जो वो जो मैथोलॉजी जो यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर फॉर्मेट्स में। ठीक है। ये देखिए आपको आपका जो आपके सिक्स सिग्मा के जो मेन जो पर्टिकुलर की फीचर्स होते हैं कि बिजनेस स्ट्रेटजी हमको यूज होगी, है ना। प्रॉपरली उस चीज को देखना है, एक हमारा विजन होना चाहिए। कोई भी चीज को करने का एक प्रॉपर उद्देश्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम अगर एक प्रॉपर अगर कोई चीज को मैनेज कर रहे हैं तो हमारा हमको एक प्रॉपर विजन के थ्रू अपने वर्क को पहले तो हमको आइडेंटिफाई करके उस चीज को समझाना है, अपने ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉपरली उस चीज को अचीव कराने के लिए मोटिवेट करना है, उनको एक विजन प्रोवाइड करना जरूरी है, जिससे कि पॉजिटिव हर समय इन्वायरमेंट रहता है कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा एम क्या है। ठीक है ना। साथ में अगर इसी चीज में अगर हम लोग देखें तो बेंचमार्क बेंचमार्क हमारा को क्या होता है कि पर्टिकुलर जो भी हम वर्क कर रहे हैं तो बेंचमार्क हमको एक उसी चीज में एक इम्प्रूवमेंट दिखाता है ना।
अगर आप कोई भी चीज को अगर आप कोई कर रहे हैं और अगर आप उस पर बेंचमार्किंग अगर अपनी स्टैब्लिश कर रहे हैं कि भाई ये चीज वर्क आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आपका अलग है, ठीक है ना, उस चीज को भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक प्रॉपर उसमें ये इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गोल। सबसे मेन जो होता है हमको गोल्स को अपना आइडेंटिफाई करना है और विद द करेक्ट मेथोलॉजी के थ्रू, है ना, राइट यूज अ प्रॉपर मेथोलॉजी, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ हो वो ईयर वाइज ईयर आपकी वो हो। और दूसरी बात, आप जब भी कोई भी स्टैंडर्ड्स जो होते हैं आपके जो आप यूज करते हैं, ठीक है, तो उससे आपका जो प्रीवियस ईयर और जो आपका जो अपकमिंग ईयर्स है उसके बीच में गोल सेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि हमको जब हम किसी चीज को अगर बढ़ा रहे हैं तो हमारा कोशिश ये रहती है कि हम पर्टिकुलर उसको राइट मैथोलॉजी के थ्रू अचीव करें, साथ में हम उसमें प्रोडक्टिविटी को अगर इंक्रीज कर रहे हैं या फिर हमारा जो आपका जो टर्नओवर जो इंक्रीज हो रहा है वो वो उसका पर ईयर कितना आपको उसको होता है ना, जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स में उसको इंक्रीज करना है, वो हमारा मेन पहला गोल होना चाहिए। ठीक है, हम कुछ स्टैटिकल मैथड्स को भी हम यहाँ पे यूज करते हैं और उन्हीं के थ्रू हमारे जहाँ पर भी फॉलिंग्स हुई है या फिर जैसे कि आप पर्टिकुलर अगर कोई चीज को सेलिंग्स देखते हैं तो सेलिंग्स कहाँ पे किस मंथ्स में आपके डिक्रीज हो रही है, किस मंथ में इंक्रीज हो रही है, तो ये चीज हमको क्या है कि स्टैटिकल मेजर के थ्रू हमको एक प्रॉपर डाटा देता है। मेजरमेंट हमको उसके रूट कॉसेस को आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करने में हमको हेल्प करता है। ठीक है ना, तो स्टैटिकल मेजर्स के थ्रू हम इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, और जो भी आपकी मैथोलॉजी है ना, उसको एक प्रॉपर आपको एक इजी ऑनगोइंग रखना है ना, ज्यादा हमको उसको हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं करना कि जिससे कि हमारा को इम्प्रूवमेंट लाने में बहुत डिले हो। ठीक है ना, तो आपका की ऑब्जेक्ट जो होता है सिक्स सिग्मा का वो होता है कि हमको पहले इम्प्रूव प्रोसेस अपनी जो भी प्रोसेस होती है उसको इम्प्रूव करना है जिससे कि आपकी इफिशियंसी हर समय इम्प्रूव रहे, इफेक्ट्स को कम करना है ना। साथ में आपके जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाते रहना है हर समय कि वो हर समय आपसे सेटिस्फाई रहे, और आपका ऑपरेशनल कॉस्ट जो होती है वो हमारी कम से कम होना चाहिए। ठीक है, आपके जो कोर जो मेन जो कंसेप्ट होते हैं वो होता है आपका किसी भी फील्ड में कोई भी आपका जो है तो पहले वर्क की प्रॉब्लम्स को आप पहले आइडेंटिफाई करें, उस प्रोजेक्ट के जो गोल्स हैं उसको पहले प्रॉपरली क्लियर करें, जो भी डाटा आपको लग रहा है उससे रिलेटेड उसको पहले प्रॉपरली मेजर या फिर उसको प्रॉपरली आप कलेक्ट कर लें। ठीक है, साथ में जो भी कॉसेस के जो आपको रूट कॉसेस मिल रहे हैं उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करते हैं, उसको प्रॉपरली एनालाइज करना ही है टाइमली। ठीक है ना, अगर आप उसको टाइमली अगर आप उसको एनालाइज करते हैं तो ठीक है, साथ में इम्प्रूवमेंट्स हर समय जरूरी होती है ना, तो हर चीज को अगर आप डे बाय डे अगर उसको देखें तो आप उसको इम्प्रूव करते चलना है। साथ में जो चीज कंट्रोलिंग कर सकते हैं उनको हम कंट्रोल करते चलेंगे। ठीक है ना, आपके जो भी एसेट्स होते हैं जिसको अगर हमको अगर यूज नहीं है और हम उस चीज को अगर अवॉइड कर सकते हैं तो उसको हम कंट्रोल भी करें। ठीक है ना, जहाँ पे अनअवॉइडेबल जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई सरफेस आपका प्रिपेयर नहीं है और आप उस पर टेस्टिंग्स के लिए अगर आपको कहा जाए तो पहले सरफेस की प्रिपरेशन पहले प्रॉपर चेक करें, तो आफ्टर दैट उस चीज को हम कंप्लीट, है ना, ये भी वही चीज है ना। हमने किसी भी कोई नए प्रोडक्ट को अगर जैसे कि प्रोसेस कर रहे हैं, नो प्रोडक्ट के लिए अगर कोई आइडिया ले तो डिफाइन करें, मेजर करें, एनालाइज करें, तो प्रॉपरली डिजाइन करें और फिर उसको वेरीफाई करने के बाद चीज को हम बढ़ेंगे। ठीक है ना, ये आपको कुछ सर्टिफिकेशन से कुछ दिखते हैं कि सिक्स सिग्मा में आपके पर्टिकुलर जो बेल्ट्स होते हैं, सर्टिफिकेशन लेवल्स होते थे, क्या है पर्टिकुलर कि वाइट बेल्ट क्या दिया, है ना, तो वाइट बेल्ट जनरल जो
बेसिक अंडरस्टैंडिंग जिनको सिक्स सिग्मा की है, जो प्रोसेस को आप पार्टिकुलर यूज कर सकते हैं, है ना। ऐसे में येलो बेल्टिंग होती है। अगर आपको प्रोजेक्ट गाइड कर रहे हैं, सपोर्ट्स कर रहे हैं, तो उसमें आपको येलो बेल्टिंग्स एक लेवल मिलता है ना, जिसमें आप पूरे उसके फंडामेंटल्स उसको अंडरस्टैंड करते हुए उस चीज को करेंगे। साथ में हम यहाँ पर ग्रीन बेल्ट्स जो देखते हैं, तो ग्रीन बेल्ट्स में आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को आप खुद हैंडल करोगे। आप यहाँ पे सपोर्टिंग्स ना होके आप एज ए लीड करने, तो आपको एक ग्रीन बेल्टिंग का आपको एक लेवल मिल जाता है, सर्टिफिकेशन लेवल। आफ्टर दैट कोई लार्ज प्रोजेक्ट करते हैं तो ब्लैक बेल्ट्स मिलते हैं, है ना, मास्टर ब्लैक बेल्ट्स होते हैं। और फिर उसके बाद अगर आप कोई पर्टिकुलर अगर प्रॉपरली लीड कर रहे हैं, कोई इनिशिएट ले रहे हैं अगर अपनी तरफ से एज ए लीडर, तो आपको एक लेवल्स में, हायर लेवल्स पे उसमें उनको ऐसे विनर एज ए चैंपियन, यानी मतलब उसमें सर्टिफिकेशन मिल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम QQC को जब यूज कर जब अप्लाई करते हैं, तो इनमें आने वाली जो भी मेथड्स होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप सिक्स सिग्मा को अगर आप वो कर रहे हैं, सिक्स सिग्मा में आपको पर्टिकुलर ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भैया हमको जो भी ग्राफ से चार्ट से यूज हो रहे हैं, तो वो चीज कहाँ से और क्या हमारे लिए कितनी एफिशिएंट है। अगर ये चीज अगर हम इसको पर्टिकुलर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं भी बोलूं कि आपको कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम्स को आप यूज कर रहे हैं, तो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम्स में आपको पहले ही इंटेंशनली पहले भी आपको ध्यान रखना है कि आपका मेन मेजर जो कॉसेज है उस चीज को आप निकाल लें, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज के कॉसेज को अगर वो कर सकते हैं, तो उसके आने वाले जो इफेक्ट्स हैं उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। सॉरी, हेलो, हेलो, हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है। हेलो, हेलो, आवाज आ रही सर? जी आ रही हेलो, है, आ रही है। है ना। तो ये तो चीज सर अपनी जो है ये प्रॉपर ये मेथड्स हैं और इनको हमको देखना ही है। इसके साथ साथ हम लोग जो होता है मेनली जो देखते हैं वो आपके कोड्स देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको सामने देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ ASTM के कोड्स के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि एक स्टैंडर्ड फैक्ट अपन MPI की अगर बात करें, है ना, अगर हम MPI की अगर बात करें तो MPI में पर्टिकुलर कुछ एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इनको भी एक प्रॉपर कोडिंग्स के थ्रू हमने समझाया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल E709, है ना, E70901, ये आपका क्या है, एक पर्टिकुलर अमेरिकन सोसाइटी टेस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कोड है। E70901 क्या है आपका पर्टिकुलर, ये आपका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, प्रैक्टिस है, जिसको हम अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग के लिए, है ना। तो हमको इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होते हैं जनरली, जैसा आप देखेंगे तो आपको बहुत से डॉक्यूमेंट्स तो ऐसे होते हैं कि नेट पे आपको फ्री एक्सेसिबल होते हैं, पर जो अमेरिकन सोसाइटी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या स्टैंडर्ड्स होते हैं या फिर ASME कोड्स होते हैं या API कोड्स होते हैं, ये आपको फ्री एक्सेसिबल नहीं होते हैं, इनको परचेस करना पड़ता है। एक एक कोडिंग की जो प्राइसेस होती है, जैसे कि अगर कोई भी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है तो इनकी कॉस्टिंग डॉलर्स में होती है और हमको ये यूज करना भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग की अगर बात करूँ, तो आप उसके स्टैंडर्ड प्रोक्रीज में आप क्या करेंगे, तो फर्स्ट यू हैव टू नो कि भाई हमारा SNTC TC1A, अकॉर्डिंग टू दैट हमारा पर्टिकुलर क्या प्रोसीजर है। हम अगर किसी भी टेस्टिंग को परफॉर्म कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू
SNT TC1A के स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस में कैसे प्रोसेस को हमको अडॉप्ट करना है। तो पहले जो भी प्रोफेशनल होता है वो इस चीज के बारे में थोड़ा सा उसको नॉलेज होना जरूरी है। तो यहाँ पे जनरल में वही प्रोसीजर्स जो होती है वो आपको एक प्रॉपर वे में आपको समझाई जाती है, नहीं मतलब जनरल्स में ये सब चीजें लिखी होती हैं। साथ में उससे रिलेटेड जो भी आपके आर्टिकल्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको कुछ कोडिंग्स होती हैं जो कि आपके एप्लीकेबल होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि आपको नॉन डिस्ट्रक्टिव अगर टेस्टिंग करनी है ना, तो उसमें जो एग्जामिनेशंस में जो लगने वाली टर्मिनोलॉजी है तो उसके बारे में कहां पर होगा, तो जब हम यूज कर रहे हैं एमपीआई में यूज कर रहे हैं तो E1444 ये आपका क्या है कि स्टैंडर्ड एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट है ASTM का, जिसमें आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर जो होती है उसकी प्रैक्टिस के बारे में दिया हुआ है। ASTM E1444 है ना, ये क्या है, ये प्रैक्टिस है आपका कि हाउ द एक्चुअल प्रैक्टिस विल बी डन ऑन द मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। ठीक है। अब जनरली कुछ एब्रीविएशंस होते हैं, कुछ आपके पर्टिकुलर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको जो भी इक्विपमेंट्स लग रहे हैं तो इक्विपमेंट्स का भी बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि किस किस टाइप के हम लोग मैग्नेटिक इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं और पर्टिकुलर उनको किस चीज के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ कोडिंग्स आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल A275 A275/A275M, ये क्या है, ये पर्टिकुलर एक एस्टेमी का स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है। ठीक है ना, जो कि आपको पर्टिकुलर क्या चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है, इट विल बी गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट द टेस्ट मेथड फॉर मैग्नेटिक पार्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्टील फॉर्जिंग। स्टील फॉर्जिंग जब हम लोग कर रहे हैं या फिर स्टील फॉर्जिंग्स का जहां पर भी अगर हमारा वर्क हो रहा है तो बाय द एप्लीकेशन ऑफ, जब हम फॉर्जिंग को हम लोग जो अप्लाई करते हैं तो वहां पर जब आपके कोई जो क्रैक्स होते हैं, जो आपके सब सरफेसेस जो क्रैक्स होते हैं, उस चीज के रिलेटेड जो टेस्ट मेथड का जो आपको स्टैंडर्ड जो प्रोसेस है वो आपको इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। ठीक है ना, साथ में हमारा वर्क अगर चेंज होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि हमारे कोई मेथड्स चेंज होती है तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कोड भी आपका थोड़ा डिफर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम मैग्नेटिक के साथ साथ अगर हम यहाँ पर लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट को भी लगा रहे थे, ASTM के E165, ये क्या है, ये आपका प्रैक्टिस है, ये आपका क्या है, टेस्ट मेथड है फॉर लिक्विड पेनिट्रेशन एग्जामिनेशन अलोंग विद द मैग्नेटिक, मतलब हम इस चीज को थोड़ा सा फॉलो करेंगे, इस चीज को E165 है ना, ये ASTM का एप्लीकेबल आपका जो स्टैंडर्ड है, हम इस चीज को फॉलो करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग मटेरियल्स के ऊपर भी आपके कुछ कोडिंग्स दिए रहते हैं। अमेरिकन मैकेनिकल सोसाइटीज ने इस पर कोड्स दिए के रखे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कहीं पर वर्क हो रहा है जहां पर आपके, जैसे कि फॉर एग्जांपल एरोस्पेस में अगर आपका कोई चीज का वर्क हो रहा है तो एरोस्पेस के लिए अगर कोई चीज का अगर वर्क कर रहे हैं तो कौन सी कोडिंग्स आपको जनरली, तो अकॉर्डिंग टू मटेरियल स्पेसिफिकेशन अगर देखें तो AMS2600 है ना, ये आपकी पर्टिकुलर कोडिंग्स है। या फिर कोई एयरक्राफ्ट की अगर कोई क्वालिटी को अगर आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टील की क्वालिटीज को अगर आपको चेक करना है या उसके ऊपर कोई टेस्टिंग है, मैग्नेटिक पार्टिकल प्रोसीजर है, तो इसी में AMS है 2300, इस चीज के कोड को आपको देखना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर कोड्स इसमें क्या चीज का मटेरियल स्पेसिफिकेशंस को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर जो भी रेफरल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो एज पर द यूज हमको पहले इसमें से दिखना पड़ता है। जैसे सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर SI के भी कुछ आपके कोर्स होते हैं, है ना, और वो जो कोर्स है वो आपके जितने भी मूवेबल्स जो आइटम्स होते हैं उनके उस पे दिया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कोड होता है आपका जिसमें हम लोग, जैसे कि व्हीकल, कोई अगर मूवेबल व्हीकल है उसके ऊपर अगर हमको MPI करना है
तो अगर वो मटेरियल अगर कंटिन्यूसली डायमंड लोडिंग कंडीशंस में आ रहा है तो हम यहाँ पर AMS 2641 AMS 2641 ये आपका पर्टिकुलर क्या है, ये आपका व्हीकल इंस्पेक्शन, जहां पर आपका MPI लग रहा है व्हीकल्स को, इसमें यहाँ पर आपका कोई भी जॉइंट्स है जिसके ऊपर आपको मैग्नेटिक पार्टिकल्स इंस्पेक्शन करना है, तो हम पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। तो ऐसे स्टैंडर्ड्स की बहुत सारी आपकी इसमें नंबर्स हम लोग यूज करते हैं, पर ये रिकमेंडेड कैसे होते हैं, ये आपके यूज के ऊपर होते हैं कि आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है और किस चीज से रिलेट कर रहा है, किस चीज से डील कर रहा है। ठीक है, तो कई बार होता है कि हमको फ्लोरोसेंस मटेरियल का यूज करना है या फिर नॉन फ्लोरोसेंस मटेरियल का यूज करना है, तो जो भी आपके मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन में अगर डाई मेथड यूज कर रहा है और अगर नॉन फ्लोरोसेंट है तो उसमें भी आपके कोड्स अलग होंगे, AMS 3040, ये ऐसे आपको बहुत सारे कोड्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो वो पर्टिकुलर कोड आपकी एक पर्टिकुलर चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है, या फिर अगर कोई मटेरियल का स्पेसिफिकेशन उस चीज को वो आपको शो कर रहा है। ठीक है ना, तो आज के लिए हम थोड़ा सा इतने पे इसको स्टॉप करते हैं। कल मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल LP लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग में कैसे हम स्टैंडर्ड को उसको और जो प्रोसीजर्स को है फॉलो करते हैं, तो वो मैं आपको कुछ नोट्स वाइज यहाँ पर आपको कुछ नोट डाउन भी करवाऊंगा, या आपको आगे चल के जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई इंस्पेक्शंस में जाते हैं तो आपको किस किस चीजों पे मेन पहले फोकस करना है, क्या क्या चीज देखना है, कैसे हम स्टैंडर्ड प्रैक्टिस को हम फॉलो करेंगे, और उसमें जो लगने वाले जो भी आपके हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम LPT कर रहे हैं तो LPT में हमको चाहे हम अगर उसमें अगर आपकी मेथड्स अलग अलग होती हैं कि जैसे कि फॉर आप सॉल्वेंट क्लीनिंग्स को यूज कर रहे हैं या फिर हाइड्रो हाइड आपकी जो इमल्सिफायर्स है ना, हाइड्रो इमल्सिफाइड है, या फिर जो भी आपकी जो मेथड्स है, तो लिपोफिलिक्स है या फिर हाइड्रोफिलिक्स को यूज कर रहे हैं, तो ये इनको यूज कैसे करना है, इनका हम प्रॉपरली चेक या फिर इनका पर्टिकुलर प्रिजर्वेशंस कैसे करेंगे, इनसे क्लीनिंग्स कैसे करना है, इनकी भी मेथड्स को हम पूरा प्रॉपरली कोडिंग्स वाइज इनको हम फॉलो करते हैं। ठीक है ना, साथ में जो मैंने बताया था कि आपको SNTC TC1A जो रिकमेंडेड प्रैक्टिस होती है, जो मेथड्स होती है, हम इसको भी नोट डाउन करेंगे कि हमको कैसे मेथड्स को फॉलो करना है। तो पहली मेथड्स में हम पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप्स क्या करना चाहिए, अगर हम MPI की बात कर रहे हैं तो MPI में भैया हमारे पार्ट को कैसे हमको मैग्नेटाइज करना है, पार्टिकल को डीमैग्नेटाइज कब करना है, या फिर उसको एक प्रॉपर कितने ड्यूरेशंस के लिए हमको कोई भी टेस्ट को करना है, तो उसमें जो भी आपकी स्लरी का जो मिक्स होता है या फिर जो भी आपके वेट टाइप का जो स्लरी जो है फॉर्मेशन उसको कैसे करना है, या फिर ड्राई को कैसे यूज करना है। ठीक है ना, तो ये सब चीजों को हम एक प्रॉपर समराइज करते हैं इसमें। ठीक है ना, तो कल हम लोग इसी से रिलेटेड थोड़ा सा इक्विपमेंट्स के बारे में, जो इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं उनको क्या क्या चीज पे क्रॉस चेक करना है, ठीक है, साथ में स्टैंडर्ड प्रैक्टिस और जो उसके सिग्निफिकेंस उससे रिलेटेड उस चीज को हम नोट डाउन करेंगे। ठीक है, साथ में डिसकंटिन्यूटीज जो होती हैं, डिसकंटिन्यूटीज को भी आप जब कैटेगराइज करते हैं किस किस फॉर्म में हो रहा है, तो उस चीज को भी हम देखेंगे इसमें, है ना। आपके एग्जामिनेशन एरिया को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसमें लाइट की इंटेंसिटीज जो है, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको 100 फुट कैंडल्स या फिर थाउजेंड्स ऑफ लक्स विल बी नीडेड फॉर द प्रॉपर विजुअलाइजेशंस, है ना। कई बार होता है कि भाई हम लोग जब फ्लोरोसेंट लाइट्स का यूज करते हैं तो वहां पर हमारे पास अगर लाइट नहीं भी हो, तो जैसे कि हम डार्क रूम में क्रिएट कर रहे हैं तो नियर अबाउट 2 फुट कैंडल या फिर 20 लक्स तक का हमारे को लाइट का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये सब चीजें जो होती है हमारे को एक प्रॉपर नॉलेज होना इसका बहुत जरूरी है। और जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसीज होती हैं तो भी स्टैंडर्ड प्रोसेस कौन कौन से अडॉप्ट करती हैं, या फिर जो भी आप थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज करनी है, तो उस चीज को हम थोड़ा सा रीड आउट करेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए मैं यहाँ पर लीव आउट कर रहा हूँ। ठीक है, कल थोड़ा सा उसको देखेंगे, और कल अगर रहा तो हम लोग फिर यूटी के एग्जामिनेशन जो टेस्ट प्रोसेस होती है कैसे करते हैं उस चीज के ऊपर 2 दिन हम लोग फ्राइडे और सैटरडे के दिन उसमें हम थ्योरीज को देखेंगे, और संडे के दिन अगर हो सका तो फिर आप लोग यहाँ पर आएंगे तो आपको मशीन के ऊपर आपको प्रॉपर मेन्यू के अकॉर्डिंग कि कौन कौन से मेन्यूज क्या पर्टिकुलर
आपको सेट करना है मशीन्स को, कैसे प्रॉपरली एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, यूज कर रहे हैं तो उसमें कैसा आपको प्रॉपरली सेटिंग्स करनी है, ठीक है ना। तो उस चीज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए मैं यहाँ पे लीव कर रहा हूँ, है ना। और नेक्स्ट जो आपकी जो कल की क्लास जो रहेगी उसमें थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड कोड और प्रैक्टिस को थोड़ा सा एक बार और थोड़ा देखेंगे, और फिर हम लोग यूटीज के ऊपर, यूटी एग्जामिनेशंस कैसे करते हैं, अल्ट्रासोनिक की टेस्टिंग कैसे करते हैं, तो उसकी थ्योरीज के ऊपर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग को। ओके सर। ठीक है, ओके ओके। ओके ओके।